नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि दोषी, जो कि चेस्ट फिजिशियन है। इस कार्यक्रम के दौरान दर्शक भी फोन करके डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि आखिर क्या परेशानी हो सकती है अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं। तो डॉक्टर रवि दोषी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे सबसे पहला सवाल ये कि कोरोना से बचाव के लिए क्या अब भी वही नियम अपनाएं जो पहले से चले आ रहे हैं पिछले 1 साल से? हाँ, बिल्कुल वही नियम है जो कि बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल स्थापित हैं कि आप मास्क पूरे टाइम पहनिए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करिए। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि कॉम्प्लिकेशन वाले केसेस हैं, हालांकि परसेंटेज उनकी बहुत कम है, लेकिन इस वक्त इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, इस समय इतने ज़्यादा नकारात्मक तौर पर जो खबरें आ रही हैं, नकारात्मक तौर पर वो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि तुरंत उनको अगर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आ जाती है तो तुरंत वो अस्पतालों की ओर भागते हैं। क्या ये सही है? ये देखिए, जागरूकता जहाँ बड़ी है वहीं जागरूकता के साथ में थोड़ी सी मैं कहूँगा कि एजुकेटेड असहिष्णुता भी बड़ी है। पीपल गेट रेस्टलेस अर्लियर, तो इस वजह से पॉजिटिव रिपोर्ट। बट सच्चाई ये है कि बहुत कम प्रतिशत मरीजों का ऐसा है जिन्हें वाकई भर्ती होके है कि बहुत कम प्रतिशत मरीजों का ऐसा है जिन्हें वाकई भर्ती होके इलाज कराने की आवश्यकता है। अधिकांश मरीज घर पर ही ठीक हो सकते हैं। जी, आजकल जो कोरोना के जो पॉजिटिव जो सिम्टम्स हैं, होम आइसोलेशन में सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं। जी डॉक्टर रवि, जो सिम्टम्स हैं आजकल के वो थोड़े से अलग हैं। पिछली बार के सिम्टम्स थे कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है या फीवर आ रहा है, लेकिन इस बार बात कहीं आगे बढ़ गई। इस बार सिम्टम्स की जो लिस्ट है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। जी, पहले अधिकांश इसको एक बिगड़ा हुआ जुकाम माना जाता था और मुंह से स्वाद ना आना, नाक से गंध ना आना और तेज़ बुखार होना, गले में खराश होना। पर अब इसके अंदर सिम्टम्स की जो सूची है उसमें कई चीज़ें जैसे लूज मोशन, बहुत ज़्यादा कमर दर्द होना, बुखार अब 101 की जगह कई लोगों में 103 तक भी आता है, तेज़ सांस फूलना, छाती में दर्द होना, ऐसे कई सारे सिम्टम हैं जो अब हमें कोरोना की तरफ सोचने पर मजबूर करते हैं। जी, इसके अलावा अगर शुरुआती लक्षणों की बात करें तो सर, शुरुआती लक्षण किस तरीके से पता चलेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं है, शरीर दर्द नहीं है, कोई भी स्वेटिंग नहीं हो रही है और बुखार नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसा सिम्टम नहीं है, लेकिन जब RT-PCR वो कराते हैं तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। सर देखिए, 2 बातें हैं कि एक संक्रामक रोग है और निश्चित रूप से अगर इस रोग से आप पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं इसका एक स्रोत ज़रूर रहा होगा। उस स्रोत को आइडेंटिफाई करना, यानी कि अगर आप कभी किसी बीमार व्यक्ति या सर्दी खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आपको निश्चित रूप से अगर मामूली से भी लक्षण हैं तो भी अपनी जाँच करा लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप ऐसी खांसी से ग्रस्त हैं जो कि 4-5 दिन से अधिक हो चुकी है, आपका बुखार है जो जा ही नहीं रहा है 2-3 दिन पैरासीटामोल लेने के बावजूद, अगर आपकी भूख अनायास एकदम कम हो गई है, आपको अकारण वजन कम हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है और थकान हो रही है, आप जरा सी रूटीन चीज में सांस फूल जा रही है, ऐसे में आगे रह के आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अगर साधारण इलाज से राहत नहीं मिल रही है तो आपको फौरन अपनी कोविड की जांच करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि खान पान में किन चीज़ों को आप शामिल कर लें ताकि इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो, इन केस भविष्य में किसी भी तरीके से अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, कोई भी वजह रहे, तो आपका इम्यून सिस्टम आपका कम से कम साथ दे। जो कोविड में पहचानी गई इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो जनरली विटामिन सी, प्रोटीन और जिंक पर आधारित हैं। तो विटामिन सी का बहुतायत हमें मिलता है खटाई वाले फल जैसे नींबू, संतरा, इनमें इनका डायरेक्ट उपयोग तो शायद थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि गला इनके पीएच से ही खराब हो जाता है, पर आप इनका
जूस के रूप में या फिर सब्जी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक जो होता है वो हरी जो कोरिएंडर, धनिया, मेथी, पालक इन चीज़ों में मिलता है। और प्रोटीन दूध, पनीर, ग्राउंडनट, सोयाबीन, अंडे के सफ़ेद भाग में एवं मछली में हमें पाया जाता है। इन चीज़ों को लेने से आपकी इम्यूनिटी नेचुरली बढ़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ रितेश जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। रितेश जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर ये फंगल जो चल रहा है अभी, फंगल इन्फेक्शन। जी हेलो जी जी, क्या है पूछिए सर अपना सवाल। फंगल? और किस से हो रहा है ये, किस चीज से हो रहा है सर ये? देखिए हेलो रितेश जी, जो ये फंगस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो जो मूलतः अभी आपका जो अभी न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है वो काला फंगस या म्यूकोर माइकोसिस नाम का जो फंगस है उसकी तरफ शायद आप पूछना चाह रहे हैं। फंगस और भी होते हैं पर अभी एकदम से ये फंगस निकल के काफ़ी प्रोमिनेंस में आया है। वार्ड में आज भी अरविंदो अस्पताल में इससे ग्रस्त कम से कम 20 से 25 मरीज अभी इलाज करा रहे हैं। तो अगर हम देख सकते हैं तो ये वो मरीज इससे रिस्क फैक्टर में रहते हैं जिनके शुगर लेवल बहुत हाई रहते हैं, जिनमें स्टेरॉइड्स का हाई डोज इस्तेमाल किया गया है, या फिर जो क्रिटिकल अवस्था में रहते हैं जिनकी इम्यूनिटी कोविड की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो उन लोगों में फंगस की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। जी, यानी कि ये मानकर चल सकते हैं डॉक्टर साहब कि जो लोग कोविड पॉजिटिव नहीं है वो फिलहाल इस फंगल इन्फेक्शन से थोड़े से ज़्यादा सुरक्षित हैं उनकी तुलना में जो कोविड पॉजिटिव मरीज़ हैं। म्यूकोरमाइकोसिस का फंगस कोई नया फंगस नहीं है। हाँ। हम इसको हम पहले भी देखते थे पर इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती थी। तो जो लोग खून के कैंसर से ग्रस्त हैं, जिनको कैंसर की दवाएं चलती हैं, जिनको डायबिटीज़ रहती है, उनमें हमेशा इस फंगस का केस हम 1 महीने में एक आध तो देख ही लिया करते थे। पर रोज़ एक केस देखना हमको ये कोरोना काल में ही आजकल मिल रहा है। जी, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ये खतरे का आभास है, यानी कि थोड़ा सा और ज़्यादा सावधान रहने की अब ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये खतरनाक भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि इसका खतरा नाक को, आपकी आँख को, यहाँ तक कि ये ब्रेन तक भी जाता है। जी हाँ, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि कई डॉक्टर्स ये कहते सुना गया उनसे कि अगर स्वाद और गंध चली जाती है, स्मेल चले जाती है और टेस्ट चला जाता है किसी मरीज़ का, तो ये माना जा सकता है कि अब वो ठीक होने की राह पर है, यानी कि 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। क्या ये सही कॉन्सेप्ट है या फिर अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से ये जाता है, वेरी करता है? इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो बीमारी का टोटल ड्यूरेशन कोविड के सिम्टम्स का रहता है वो कहीं ना कहीं 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का रहता है। और स्वाद या गंध जाने के कम से कम मतलब 1 या 2 हफ्ते तक वो पूरी तरह लौट के नहीं आती है। तो मरीज के सुधार का तो संकेत इसे नहीं माना जा सकता है, पर हाँ अगर ये है तो ये पूरा ड्यूरेशन 1 से 2 महीने तक चलेगा। और अधिकांश लोग जो ये आभास करते हैं कि हमें गंध नहीं आ रही, स्वाद नहीं आ रही है, वो माइल्ड कैटेगरी के रहते हैं। तो उन लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में मरीज समटने लगती है अपने आप। जी, इन दिनों कोविड पॉजिटिव जो मरीज़ हैं उनको 5 से 6 दिन बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, स्टेरॉयड देने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये कितना ज़्यादा सुरक्षित माना जा सकता है? स्टेरॉइड्स को हमेशा डे 1 से एक दोधारी तलवार के रूप में लिया गया है। कोरोना के ट्रीटमेंट का आधार स्तंभ स्टेरॉइड और खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं। कोरोना का ट्रीटमेंट जितना अच्छा स्टेरॉइड से होता है उतना कोई भी दवाई इस ट्रीटमेंट को नहीं कर पाती है। हमें बहुत आवश्यक होता है किसी कोविड मरीज को स्टेरॉइड्स देना। अगर उस मरीज का ऑक्सीजन लेवल नहीं सुधरता है तो कभी कभी स्टेरॉइड्स को हमको और हाई डोज में भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आजकल जब फंगस का प्रेवलेंस सामने आया है तो हम खुद ही स्टेरॉइड्स को बहुत ज़्यादा हाई यूज़ करने से बचते हैं और कोशिश करते हैं कि अन्य दवाइयों का उपयोग करें ताकि फंगस का खतरा मरीज में हमेशा कम रहे। पर स्टेरॉइड्स कोरोना के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का बहुत ज़रूरी आधार है। जी,
इंदौर से एक दर्शक सुमित गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर मैं दिनेश गोयल बोल रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये हाँ है सुमित जी। कि कोरोना काल में जो इम्यूनिटी की बात करते हैं अपन, तो जैसे मानो मेरी एज 64-65 साल की है करीब, तो इसमें जो ये विटामिन डी की कुछ गोलियां और ये जिंक कोविड वगैरह खाना चाहिए क्या रोज हमको? इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जिंक देखिए कोविड। सर, कोई भी गोली आप एक निश्चित काल के लिए खाइए, और वो भी देखिए कोई भी गोली जिसके अंदर जिंक हो, मिनरल हो या विटामिन डी हो, आप किसको चिकित्सकीय परामर्श से लीजिए। उनको ऐसा नहीं कि हमने आज चालू किया तो जब तक अखबार में कोरोना आ रहा है तब तक हम लेते ही जाएं, ऐसा नहीं है। और उन दवाइयों का उपयोग भी हमें एक बहुत ही ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि विटामिन की गोलियां अधिक लेना भी हानिकारक होती हैं। जी, और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी है, ये दर्शकों को भी ये बात समझनी चाहिए कि बगैर डॉक्टरी सलाह के वो खुद से दवाइयाँ ना शुरू करें। ये बात बिल्कुल सही है सर। जी, ये बहुत आवश्यक है कि जी। चाहे सप्लीमेंट रहे, चाहे प्रोटीन पाउडर भी रहे, हम देखेंगे कि इन सभी सप्लीमेंट्स के खुद के अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हमेशा डॉक्टरी देखभाल में ही इस्तेमाल करना चाहिए और उचित समय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर की सलाह पे उसको शुरू करें और डॉक्टर की ही सलाह पे उसको बंद कर देना चाहिए, ये मानकर चलें। जी हाँ, बिल्कुल। एक चीज़ और जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे बिल्कुल। डॉक्टर साहब। कुछ लेते हैं कि एक पर्चे की दवाई करीबन साल भर तक लेते हैं, बट इट इज़ रिस्की। बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे वो पर्चियाँ मांगी जाती हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर वो दिखा देते हैं। बिल्कुल सही बात, एकदम प्रैक्टिकल बात आप कह रहे हैं, और ये बहुत हो रहा है। और इस वक्त जो ये पैनिक है उसमें ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग खुद से मेडिकेशन शुरू कर दे रहे हैं। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे शुरुआती जो 5 से 6 दिन होते हैं, अगर कोविड पेशेंट है कोई और वो घर पे ही दवाइयाँ ले रहा है, 5 से 6 दिन बाद उसे राहत महसूस होती है और करीब 10 से 12 दिन बीत जाते हैं तो वो आनाकानी करने लगता है दूसरा टेस्ट कराने में। क्या ये ठीक है आनाकानी? देखिए, जहाँ तक कि दूसरे टेस्ट की बात है, सब वो कराने की आवश्यकता आजकल गाइडलाइन वाइज तो नहीं है। हमें ज़रूरी ये है कि पॉजिटिव आने के बाद में व्यक्ति कम से कम 10 से 14 दिन तक अपने परिवारजन से और समाज से आइसोलेशन में रहे। ठीक है। अगर उनके सिम्टम माइल्ड हैं, खत्म हो गए हैं, तो 14 दिन बाद वो वापस कम्युनिटी में आके बिना रिपोर्ट के भी काम कर सकते हैं। पर अगर उस व्यक्ति को लक्षण फिर भी हैं तो निश्चित रूप से बिना जांच कराएं उन्हें सामान्य जीवन में या समाज में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अगर वो टेस्ट नहीं भी करवा रहे हैं तो वो सुरक्षित हैं, खुद को उनको बेहतर महसूस होना चाहिए कि हाँ वो पूरी तरीके से ठीक है और उनकी वजह से कोई दूसरा असुरक्षित ना हो। ऐसा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन का एक अंतराल इस वक्त बढ़ाया गया, ख़ास तौर पर कोविशील्ड का। उसमें बहुत सी जगहों पे ये कर दिया गया कि 14 हफ्ते एक अंतराल कर दिया गया पहले और सेकेंड डोज के बीच में। क्या ये पूरी तरीके से ठीक और सुरक्षित है? क्या अब भी उतना ही असर हुआ जो 4 हफ्ते बाद जब दूसरी डोज लगती थी जितना असर होता था वैक्सीन का? देखिए, पहले दिन जिस दिन से कोविशील्ड का इस्तेमाल चालू हुआ था, इस बात पे चर्चा थी कि रिकमेंडेशन गैप को बढ़ाने के लिए थी। तो समय के साथ में मंत्रालय ने इस चीज़ को सुधारा है और बिल्कुल उचित है। ये पाया गया है कि अगर गैप अधिक रखी जाए तो सेकेंड वैक्सीन का जो बूस्टर रिस्पॉन्स होता है इम्यूनिटी को, वो ज़्यादा अच्छा रहता है और हम उससे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ और इसका एक वैज्ञानिक आधार है जिस पे ये करा गया है। जी, इसका वैज्ञानिक आधार है। सर, पहली डोज के बाद खुद को लोग कितना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा है कि जब तक दोनों डोज पूरी नहीं हो जा रही हैं तो कंप्लीट नहीं हो रहा है आपका वैक्सीनेशन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित अपने को महसूस ना करें। देखिए, सुरक्षित महसूस करना और
सुरक्षा की भावना से काम करना दो बातें हैं। वैक्सीन चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, सुरक्षा की भावना हमें देती है, पर वो हमें ये बिल्कुल नहीं बोलती है कि मास्क का इस्तेमाल बंद कर दें या फिर सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दें। वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद में भी आपकी इम्यूनिटी की प्रतिशत वैक्सीन लगने के 10 दिन बाद 30 से 40% आएगी। तो आपको मास्क और डिस्टेंसिंग तब भी पालन करना है। आपको दूसरी वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी का प्रतिशत 70 से 80% जाएगा। उस परिस्थिति में भी आपको मास्क और डिस्टेंसिंग का पालन निश्चित रूप से करना है। यानी कि जिन नियमों का अभी तक आप पालन कर रहे हैं उन नियमों का पालन वैक्सीनेशन के बाद तक करते रहिए। कि वैक्सीन लगाते बराबर जी निश्चित रूप से, और इस बात का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर आज वैक्सीन लगी है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत इम्यूनिटी आ गई। उस इम्यूनिटी को भी आने में 10-15 दिन का टाइम लगता है। बिल्कुल, यानी कि आप लापरवाह बिल्कुल न बने। एक दर्शक इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक जी अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ, सर मैं सर से जानना चाह रहा था जी, कोरोना होने के ठीक होने के बाद में कितने दिनों बाद मतलब वैक्सीन अपने को लगवाना चाहिए? हेलो। जो इम्यूनिटी का सिद्धांत है उसके हिसाब से आप कोविड से नेगेटिव हों या फिर आप जब कोविड से डिस्चार्ज हों उससे मिनिमम 4 हफ्ते बाद यानी 1 महीने के बाद आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। मैं मतलब कोविड होने के ठीक होने के 1 महीने के बाद, यानी कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आ गई उसके 1 महीने बाद 4 हफ्ते के बाद आप वैक्सीनेशन करवाइए, पूरी तरीके से सुरक्षित है। हाँ, जो सुरक्षा नियम है उनको ज़रूर आप उसी तरीके से फॉलो करते रहिए जैसे पहले आप फॉलो कर रहे थे। बिल्कुल सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा उसके पक्ष में भी बातें होती रहीं, बहुत ज़्यादा उसके ये भी बात होती रही कि बहुत ज़्यादा उसको नहीं माना जा सकता है कि वो ठीक ही कर देगी, उसको जीवन रक्षक नहीं मान सकते, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि जीवन रक्षक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, एक बार समझाइए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कब ज़रूरत पड़ती है, कितनी ज़रूरत पड़ती है किसी भी पेशेंट को। रेमडेसिविर इंजेक्शन ने निश्चित रूप से कोविड के मैनेजमेंट में अपना एक स्थान बनाया है, पर यह आवश्यक श्रेणी में तो बिल्कुल भी नहीं आता है। WHO ने भी इसको अपने रिकमेंडेशन लिस्ट से बाहर रखा है। रेमडेसिविर का उपयोग कोविड के मरीज में तब किया जाता है जब उनके अंदर लंग का अधिक इन्वॉल्वमेंट हो, ऑक्सीजन का स्तर गिरने लग जाए या फिर मरीज का बुखार किसी भी अन्य उपाय से न टूटे। इसके अलावा जब वो गंभीर सीवियर कोविड में जाए और उन्हें वेंटिलेटर या बाइपेप मशीन की आवश्यकता हो, तब रेमडेसिविर के इंजेक्शन की ज़रूरत है। साधारण चलते फिरते माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर की कोई आवश्यकता नहीं है जी। रेमडेसिविर का उपयोग करने के समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, उसके साथ में कई दवाइयों का इंटरेक्शन रहता है, तो रेमडेसिविर का उपयोग बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए। बिल्कुल। इंदौर से एक दर्शक और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजेश, सवाल अपना पूछिए सर। अच्छा नमस्कार सर, मेरी वाइफ है 50 ईयर्स ओल्ड और उनको एक्सेसिव जनरल वीकनेस और हल्की सी घबराहट है सर, और बीच बीच में डकारें भी आती हैं, तो RT-PCR कराना चाहिए सर? हेलो। अगर उनको थकान अकारण है कोई आप और अगर कोई और लक्षण थकान के लिए हम नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर इसका ड्यूरेशन 3-4 दिन से अधिक हो चुका है, उन्हें हल्का फुल्का बुखार भी हो, तो आपको कोविड RT-PCR करवाना चाहिए। बिल्कुल सर, एक चीज़ और केसेस आजकल आ रहे हैं कि कोविड पेशेंट हैं, ये कहा जा रहा है कि वो ठीक होने वाले हैं या ठीक हो गए और उसके बाद अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया। इसकी क्या वजह है, ये कॉम्प्लिकेशन क्यों आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है? ये दूसरी लहर में ये ज़्यादा हुआ, पहली लहर में ऐसे केसेस बहुत कम आए थे। भाई साहब, ये जो कोविड की बीमारी है ये जब से इसके अस्तित्व में आई है और हम लोग इसके मरीज देख रहे हैं, खून के गाढ़ेपन से लेकर समस्याएं हमको पहले दिन से दिख रही हैं। और वो समस्याएं खून के गाढ़ेपन की, हार्ट अटैक, माइंड के अंदर लकवे का अटैक होना, पाँव के अंदर गैंग्रीन बन जाना या आंत के अंदर थक्का जमने से आंत के सड़ जाने के रूप में आती हैं। हमें खून पतला करने के उपयोग या उसके उपाय
पहले दिन से कोविड की बीमारी में चालू करना रहते हैं, एवं उनको देने के बावजूद कभी कभी कोविड के पॉइजन का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जब आप उस मरीज का सुई जांच के लिए इंजेक्शन से सुई से आप ब्लड निकालते हैं, तब कभी कभी इंजेक्शन में ही ब्लड गाढ़ा होकर जम जाता है, इतना कठिन पड़ता है। तो इसका जो खून का गाढ़ापन का असर है, जो गंभीर मरीज है उनमें 3 महीने तक और साधारण मरीजों में 1 से सवा महीने तक उसका असर देखा गया है। और उसी के तहत ये देखा जाता है कि कभी कभी कुछ मरीज डिस्चार्ज होने के बाद में भी एकदम हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु होती है। जी सर, एक दर्शक ऋषभ जुड़े हुए हैं इंदौर से। ऋषभ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए अपना। तो लगता है संपर्क टूट गया। तो बता दें अपने दर्शकों को कि आप भी फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। तो अगर आप वैक्सीनेशन भी करवा चुके हैं, भले ही दोनों डोज हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो नियम है उनका पालन ज़रूर करते रहिए। ऋषभ हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। ऋषभ जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये जो सेकंड वेव कहलाती है, ये खत्म होगी या कब तक होगी, और कब से थर्ड वेव की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, ये सेकेंड वेव या थर्ड वेव, आप जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि पिछले मार्च से अभी तक जिस तरह से केसेस आ ही जा रहे हैं, हम इन लहरों से कंटिन्यूस जूझ रहे हैं। जो मूल बात ये है कि अभी भी वातावरण में कीटाणुओं की अधिकता है। ऐसे मरीज़ काफ़ी है जिन्हें हम सुबह से शाम तक उनके इलाज में रहते हैं। हमें उनसे सावधानी के लिए अपने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें घर पे ही रह के अपनी पढ़ाई या खेलकूद या जो भी करना है हमें घर के अंदर करना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड लहर कब आएगी, कब जाएगी, थर्ड लहर का क्या रूप होगा, ये बता पाना बतौर चिकित्सक मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बट हम अपने नियमों का पालन करें, घर के अंदर रह के आप अपने चीज़ों का पालन करें, आप घर के ही अंदर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, एज ए डॉक्टर आप ऐसे बहुत से पेशेंट से मिलते होंगे जो कोविड पॉजिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में वो होंगे। उनके डिप्रेशन को दूर करने, जो उनके ऊपर मानसिक दबाव होता है उसको दूर करने के लिए क्या उनको आप सलाह देते हैं? देखिए, कई सारी सक्सेस स्टोरीज कोविड में रही हैं, चाहे वो 98 वर्ष की महिला हो, चाहे वो एक जगह 100 वर्ष से एक्सेस की महिला हो, चाहे वो एक बहुत छोटा शिशु हो, चाहे वो एक प्रेग्नेंट महिला हो, चाहे कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति जो कोविड के लिए इक्मो या फेफड़े प्रत्यारोपित तक करके आया हो। हर व्यक्ति के अंदर एक दृढ़ निश्चय हमने देखा है। डर वहीं से आता है जब व्यक्ति गलत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देख लेता है और उससे अन्यथा ही प्रभावित हो जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कोविड से ग्रस्त हो, आप बिल्कुल ना डरें। आप सबसे पहले जो नज़दीकी फीवर क्लिनिक है या आपके जो रेगुलर डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। आप जैसे ही संपर्क सूत्र में आएंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑटोमेटिक आपका डर कम हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखें कि उचित इलाज से ही आपका फ़ायदा होगा, अन्यथा इंजेक्शन लगवा लेना, 10-10 दिन के लिए एडमिट हो जाना, ऑक्सीजन नॉर्मल होने पे भी ऑक्सीजन लगा लेना, इन चीज़ों से आपका किसी भी प्रकार से कोई भला नहीं होगा। जी बिल्कुल सर, देश के बहुत से अलग अलग हिस्सों में ऐसी ये खबरें आई बीच में, हालांकि अब ये स्थिति थोड़ी सुधर रही है कि बेड नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न ये भी है, बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग पहले दिन से हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जा रहे हैं, भले ही कॉम्प्लिकेशन हो चाहे ना हो, उनकी स्थिति बेहतर हो, फिर भी वो चले जाते हैं इसलिए हॉस्पिटल में कि उनको लगता है कि वो ठीक हॉस्पिटल में ही होंगे। देखिए, डर जो है, डर भी है कि व्यक्ति को जल्दी डॉक्टर के पास आने के लिए, बुरा भी है क्योंकि वो रूप से कहीं ना कहीं खुद अस्पताल में रहते हैं, तो सब और देख लेते हैं और देख लेते हैं और देख लेते हैं। तो ये प्रवृत्ति बहुत कॉमन है और आजकल अस्पताल में अन्यथा रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। री इन्फेक्शन, दूसरे इन्फेक्शन, फंगस जैसे इन्फेक्शन, और आप देखिए आपके वातावरण में अगर कोई नया मरीज आएगा वो अधिक इन्फेक्शन लेके आएगा।
तो जैसे ही अस्पताल में डॉक्टर बोले कि साहब आपका काम हो गया, तब उसी से कि आप घर पे जाके अपना बचा हुआ इलाज और क्वारंटीन पूरा कर लें। अन्यथा हॉस्पिटलाइज रहना एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन है जिससे हमें बचना चाहिए। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और दर्शकों को जो भी परेशानी थी उन सवालों का जवाब देने के लिए। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से मिलकर लड़ना है, क्योंकि जंग अभी जारी है और ये जंग तभी जीतेंगे जब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, बगैर डरे हुए, बगैर रुके हुए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।